नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रफाल लड़ाकू विमान का विवाद फिर से लौट आया है। आपको याद होगा कि पिछले साल जब रफाल विमान आने वाला था, तब गोदी मीडिया के चैनलों ने इस विमान की तस्वीरों से स्क्रीन को भर दिया था। रफाल विमान की खूबियों पर जोर जोर से चर्चा होने लगी और उन लोगों को चिढ़ाया जाने लगा जो रफाल के सौदे को लेकर आरोप लगाया करते थे कि इस डील के जरिए अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई है। चैनलों पर रफाल को लेकर चमकदार हेडिंग लगाई जाने लगी, ऐसे जैसे गुलाब जल लेकर बारात के स्वागत में एंकर दरवाजे पर खड़े हों। मीडिया पार्ट के यान फिलिपिन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि फ्रांस के एंटी करप्शन अथॉरिटी ने रफाल बनाने वाली कंपनी की ऑडिट के दौरान कुछ गड़बड़ियां पाई हैं। वेबसाइट इस जांच से संबंधित दस्तावेज प्रकाशित करने की बात कर रहा है, जो अभी तक सामने नहीं आए। फ्रेंच एंटी करप्शन अथॉरिटी AFA ने रफाल बनाने वाली कंपनी दसॉ की ऑडिट के दौरान पाया कि इस सौदे के लिए 1 मिलियन यूरो की पेमेंट उस व्यक्ति को दी गई जिसकी जांच भारत सरकार किसी दूसरे मामले में कर रही है। इसी बिचौलिए को करीब 8.5 करोड़ से अधिक के पेमेंट होने का दावा किया जा रहा है। मीडिया पार्ट का दावा है कि भले ही भारत और फ्रांस की सरकारों ने इन मामलों को दबा दिया, लेकिन अनगिनत पन्नों की पड़ताल से पता चलता है कि करप्शन हुआ था। 23 सितंबर 2016 को रफाल डील पूरी हो जाने के बाद दसॉ ने यह रकम एक भारतीय सब कॉन्ट्रैक्टर डेप्सिस सॉल्यूशंस को देने का वादा किया था। दसॉ ने कहा था कि यह रकम रफाल जेट के 50 बड़े डुप्लीकेट मॉडल बनाने के लिए दिए गए थे। दसॉ इस बात का प्रमाण नहीं दे सकी है कि ये मॉडल बनाए भी गए या नहीं, यानी पैसा दे दिया गया और जहाज का पता नहीं, हवाई जहाज ही हवा मिठाई हो गया। जिस रकम को डेप्सिस सॉल्यूशंस को दिया गया है उसे दसॉ ने गिफ्ट्स टू क्लाइंट की हेडिंग में लिखा हुआ है। दसॉ ने जवाब में एक बिल पेश किया जिसके मुताबिक डेप्सिस को 50 डमी मॉडल बनाने के लिए 1 मिलियन यूरो का 50% दिया गया था। हर मॉडल की कीमत 20,000 यूरो से ज्यादा थी, मगर इसे तोहफे के तौर पर एंट्री में क्यों डाला गया, इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। भारत के जिस बिचौलिए को पेमेंट देने की बात हो रही है उसका नाम मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन कंपनी का नाम है। तो इस सिलसिले में स्क्रोल की रिपोर्ट है कि डेप्सिस सॉल्यूशन के मालिक सुषेण गुप्ता को मार्च 2019 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था, ऑगस्टा वेस्टलैंड के केस में। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। इसे लेकर कांग्रेस फिर से हमलावर हो गई है। 2019 के चुनाव में रफाल सौदे में दलाली का मुद्दा खूब उठा था। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि 60,000 करोड़ के रक्षा घोटाले की कलई फिर से खुल गई है। क्या प्रधानमंत्री अब जवाब देंगे? प्रधानमंत्री जी तो कहते थे ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कमीशन खोरी और बिचौलिए कैसे हो सकते हैं? और भारत में स्टेटेड पॉलिसी है, नो मिडलमैन, नो कमीशन इन डिफेंस डील्स। और अगर कोई ऐसा करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, कंपनी ब्लैकलिस्ट होगी। क्या अब देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में कमीशनखोरी और बिचौलियों की मौजूदगी और रिश्वतखोरी के इल्जामात की पूरी निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए? और आखिरी सवाल, क्या प्रधानमंत्री अब देश को जवाब देंगे? यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि कोर्ट अपनी निगरानी में जांच कराए। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में चले गए हैं। यशवंत सिन्हा ने भी कहा है कि सच्चाई आखिर बाहर आ ही गई। न खाऊंगा न खाने दूंगा, यही कहा था मोदी जी ने। और अब रफाल सौदे में जो तथ्य फ्रांस से निकल कर आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि ठीक इस नारे के विपरीत
खाया भी और खिलाया भी। अब फ्रांस से मीडिया पार्ट करके जो एक बहुत प्रतिष्ठित वहाँ की संस्था है, मीडिया हाउस है, उसने जो तथ्यों का खुलासा किया है उससे साफ जाहिर है कि नंबर 1, रफाल सौदे में एक इंडियन एजेंट था जो हमारे कानून के विपरीत है। नंबर 2, उस एजेंट को पैसे खिलाए गए, और जाहिर है कि एजेंट के पास पैसा जब आता है तो उसी के थ्रू सब लोगों के बीच में बांटा जाता है। मीडिया पार्ट ने यह भी कहा है कि ये तो पहला अंश है, पहला भाग है खुलासे का, वो 2 और खुलासे करने वाले हैं और तीसरा खुलासा सबसे ज़्यादा गंभीर होगा। इसलिए आज मैं इस बात की फिर मांग करता हूँ कि इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराई जाए, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि 36 रफाल लड़ाकू विमानों के कीमतों की जानकारी बंद लिफाफे में दे। कोर्ट ने कहा था कि गुप्त संवेदनशील जानकारियां बाहर नहीं की जाएंगी। तब के चीफ जस्टिस और आज के राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई की बेंच इस मामले को सुन रही थी। सरकार ने पहले कहा था कि वह कीमतों की जानकारी नहीं देगी, लेकिन बाद में कोर्ट को बंद लिफाफे में यह जानकारी देने के लिए तैयार हो गई। कोर्ट ने सुना और इसके बाद याचिका खारिज कर दी। सीबीआई डायरेक्टर को एक डिटेल्ड कंप्लेंट दी थी कि भाई इसमें इन्वेस्टिगेशन करिए, एफआईआर रजिस्टर करिए। उस समय जब आलोक वर्मा उस फाइल को देख रहे थे सीबीआई के डायरेक्टर, उसी समय रातों रात उनको निकाल दिया गया और रातों रात एक नए डायरेक्टर को बना दिया गया। उसके बाद आलोक वर्मा को सीबीआई में वापस आने नहीं दिया गया। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि भाई इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रंजन गोगोई की खंडपीठ ने उसको ये कहकर खारिज कर दिया कि सरकार ने हमको सील्ड कवर में इंफॉर्मेशन दी है कि सीएजी ने इसका ऑडिट कर लिया है और सीएजी ने इसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई। तब तक असलियत ये थी कि सीएजी की कोई रिपोर्ट ना तो आई थी, ना ही उसमें यह कह दिया गया फैसले में कि सरकार ने बताया है कि सीएजी की रिपोर्ट आ गई है, उसको पार्लियामेंट के पटल पर पेश कर दिया गया है, उसको सार्वजनिक भी कर दिया गया है, जबकि वो रिपोर्ट आई भी नहीं थी। और उसमें यह भी लिख दिया गया कि उसमें से प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए गए हैं, जबकि आज तक रक्षा सौदे में कभी भी सीएजी ने प्राइसिंग डिटेल्स नहीं उड़ाए। लेकिन इसमें यह कह दिया गया, बाद में ये सब झूठ निकला, लेकिन बाद में सीएजी की रिपोर्ट असल में आई, उसके बाद आई, और उसमें से भी प्राइसिंग डिटेल्स हटा दिए गए। यानी कि सरकार को पहले से ही पता था कि इसमें उड़ा दिए जाएंगे। जाहिर है अब सरकार को भी प्रतिक्रिया देनी थी। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के बाद कि रफाल सौदे में 8 करोड़ की दलाली दी गई है, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। सवाल है, और कानून मंत्री जानते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने वे दस्तावेज थे जिसके बारे में मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में इस बार दावा किया गया है? अगर नए साक्ष्य भी आएंगे तब भी क्या जांच नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी फिर राफेल की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में तो हार गए, सीएजी ने भी फिर उसको रिजेक्ट कर दिया। राहुल गांधी जी होमवर्क नहीं करते हैं, तो लगता है कि उनके प्रवक्तागण और बाकी लोग भी होमवर्क नहीं करते हैं। ये जिसने ये चर्चा की है, एक तो कॉर्पोरेट राइवलरी है, आपको मालूम है फ्रांस की चलती है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। एक कोई जर्नल है जो उसने इस बात को कही है, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि उसने सुसेन गुप्ता का नाम लिया है, जिनको अगस्ता वेस्टलैंड में इंडियन एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। कब किया था? 2019 में। तो हमारी सरकार के समय गिरफ्तार हुए हैं। और ये सुसेन गुप्ता कौन है? तो सलमान खुर्शीद ने तो पब्लिकली कहा है कि हम इसके परिवार को जानते हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और मैं बड़ा सवाल कांग्रेस से पूछना चाहूंगा,
भारत के हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनके अंदर की मजबूती को कब तक कमजोर किया जाएगा। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में हुई नक्सली हिंसा पर, जिसमें सुरक्षा बलों के 22 जवानों की मौत हो गई है। उनकी शहादत के बहाने टीवी स्टूडियो से आपके भीतर उबाल पैदा करने की कोशिश हो रही होगी, ताकि आप इस दुखद हिंसा के बहाने सवाल ना पूछें और आपका ध्यान भटक जाए। और इस हंगामे में उनसे सवाल नहीं पूछे जाएं जिन पर ऐसी हिंसा ना होने देने की जिम्मेदारी है, जिनका नाम है गृहमंत्री अमित शाह। शिवराज पाटिल के बाद से अब किसी भी घटना के लिए गृहमंत्री जिम्मेदार नहीं होते हैं। यह किसी भी गृहमंत्री के लिए काफी अच्छी बात है। गोदी मीडिया ने सरकार से प्रश्न करने वालों के लिए एक शब्द गढ़ा, अर्बन नक्सल। गृह मंत्रालय इस शब्द का आधिकारिक इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन गृहमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक इसका इस्तेमाल चुनावी रैलियों में करते हैं। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शांता चेत्री के पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा था सदन में कि गृह मंत्रालय अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। यह बताना जरूरी है क्योंकि फिर से इन शब्दों की आड़ में लापरवाही और जवाबदेही छिपा ली जाएगी। डू यू गेट माई पॉइंट? डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में तैनात रमेश जुर्री की मां 3 दिन पहले बीजापुर से उनसे मिलकर कांकेर लौटी थी। पत्नी, 4 साल की बिटिया और मां का इंतजार अब बहुत लंबा हो गया। 2 साल पहले जगरगुंडा में और मेरे कैमरा पर्सन रिजवान एक उम्मीद की तलाश में गए थे। 13 साल पहले नक्सलियों ने जिसे बुझा दिया था। रास्ते में सुरक्षा बलों की टोली गश्त पर चाक चौबंद थी, लेकिन जलाई गई गाड़ियां, धमाके में उड़ाए गए पुल पुलिया और कई निशान बाकी थे जो नक्सलियों ने छोड़े थे। इस सन्नाटे में स्कूल की घंटी बजी थी 13 साल बाद। सलमा जुड़ूम के शुरू होने के साथ आसपास के इलाकों के बच्चों के भविष्य के रास्ते बंद हो गए थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय। लेकिन 2 साल बाद वापस इन 22 जवानों की मौत पर मातम की इन तस्वीरों से मन नाउम्मीद हो गया। हालांकि हुक्मरान कह रहे हैं किसी को बख्शेंगे नहीं। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। जो हमारी रणनीति है, रणनीति का खुलासा भी नहीं किया जाएगा, लेकिन ये है कि हम उसके मांग में घुसे हैं। ये पहली बार हुआ, पिछले साल भी मीनपा पहुंचे, इस साल तर्रेम के आगे गए हैं, तो उसके मांग में हम घुस चुके हैं और बहुत जल्द उसको सफाया। ये हमारे कुआसी सर हैं, हमारे बहुत सारे लोग मारे गए आज। मैं अनिल कुमार दुबे, आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा, हमारे बहुत सारे दोस्त मारे गए हैं। कुछ बचे हुए हैं जो जा रहे हैं इलाज के लिए। आपका भाई। लेकिन इन 2 सालों में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से इस जवान को गुहार लगानी पड़ी। हमारे बहुत सारे दोस्त मारे गए हैं। कुछ बचे हुए हैं जो जा रहे हैं इलाज के लिए। दरअसल जगरगुंडा अगर नक्सलियों की राजधानी थी तो जोनागुड़ा जहां मुठभेड़ हुई वो इन गुरिल्लाओं की युद्ध भूमि। इनपुट मिला था कि यहाँ PGLA का कमांडर मांडवी इंदुमल यानी हिडमा छिपा है। सूचना बड़ी थी, अहम भी। 2010 के बाद से हर बड़ी वारदात का मास्टरमाइंड, जिसकी बटालियन में 800 से ज्यादा नक्सली हैं, लाखों का इनामी जो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छिपता रहता है, उसे पकड़ने के लिए 2000 जवानों की टीम अलग अलग इलाकों से जंगल के अंदर घुस रही थी। नक्सलियों को शायद जवानों के आने का अंदाजा था, इसलिए शुरुआत में उन्होंने जवानों को अंदर तक आने दिया। सूत्रों के मुताबिक हिडमा की बटालियन ने जवानों को यू शेप के चक्रव्यूह में फांस दिया, यानी आगे बढ़ने का रास्ता बंद। 2 तरफ से पहाड़ी पर नक्सली थे और पीछे भी, और इसके बाद उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को 3 तरफ से घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने जोनागुड़ा से लगे गांव की ओर पोजीशन के लिए वहां जाने की कोशिश की, लेकिन नक्सलियों ने वहां भी उनका पीछा कर फायरिंग की। नक्सली हमला कर हथियार सामान लूटते गए और पीछे जंगलों में भाग गए। ऐसा जानकारी में आ रहा है कि वेपर उनके द्वारा रॉकेट लॉन्चर भी यूज़ किया गया है और हैंड ग्रेनेड भी यूज़ किए गए हैं
और जो गन शॉट इंजरीज भी काफ़ी हैं। सरकार का कहना है कि हमले में नक्सलियों को भी बहुत नुकसान हुआ है। वो ट्रैक्टरों में भरकर अपने साथियों के शव को ले गए हैं। नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। जो हमको जो सूचना मिली है वो 4 ट्रैक्टर में घायल और उसके डेड बॉडी को ले जाने के लिए 4 ट्रैक्टरों का प्रयोग किया। मतलब समझ सकते हैं कितने बड़े तादाद में नक्सलियों को नुकसान हुआ है। हालांकि कोई ये नहीं मान रहा कि इंटेलिजेंस में कोई चूक हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, कहा है 1 और 1 के अनुपात में मौत का मतलब है पूरा ऑपरेशन गलत और अक्षम था, लेकिन सुरक्षा बलों को लगता है नक्सलियों के पास पूरी जानकारी थी। 400 के आसपास में थे। जो बाकी पार्टियां पीछे लगी हुई थी, हमसे दूर दूर थी। हम लोग जो थे वो करीब 400 के आसपास में थे। और जब हम लोग बताया ना कि उनको सारी खबर हमारी सारी खबर मिल रही थी उनको हर तरीके से। जो उनकी सिविल टीम जो रेकी करती है, जो गांव वाले थे या जो महिलाएं थी, वो सारी हमारी जहाँ भी जो भी लोकेशंस थी वो सब अपने तरीके से रिवील कर रहे थे जो है। तो और उन्होंने उस हिसाब से उन्हें पोजीशन ले रखा था पहले से ही। उनको पता था कि हाँ हम गए हुए हैं और हम आएंगे। 10 दिन के अंदर ही बस्तर में नक्सलियों ने दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने अक्सर बड़े हमले फरवरी से जून के बीच में ही किए हैं। ये वो वक्त होता है जब जंगल में पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, दूर तक देखना आसान होता है और नए काडर को रिक्रूट करते हैं, वो ट्रेन करते हैं, जिसे TCOC यानी टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन कहा जाता है। अब हमें ये नहीं पता कि चूक हुई नहीं हुई, SOP का पालन हुआ नहीं हुआ, जवानों ने पहाड़ी रास्ता क्यों नहीं लिया, ये सब तो सवाल हैं जिसके जवाब बाद में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि जो 22 नाम फहरिस्त में चले गए हैं वो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। बीजापुर से विकास, रायपुर से सोमेश और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। सोचिए, 3 तरफ से नक्सली सुरक्षा बलों को घेर लेते हैं। यह किसका फैसला था और किस स्तर पर रणनीति बनी थी? क्या गृह मंत्री को इसकी जानकारी थी? द हिंदू में विजेता सिंह की रिपोर्ट में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार का बयान छपा है। इस बयान को आप ध्यान से पढ़िए। पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कोई रणनीति है। ऐसा लगेगा कि यह पता था कि माओवादी घात लगाकर बैठे हैं और हमारे सुरक्षा बलों को उनकी जाल में फंसने के लिए धकेल दिया गया। हिंदू में के विजय कुमार ने कहा है, और ये उन्हीं के शब्द हैं, कि 2 हफ्ते से माओवादी घात लगाकर बैठे थे। उनके बीच चूहा बिल्ली का खेल चल रहा था। माओवादी सिलेगर जागरगुंडा की सड़क के निर्माण को रोकना चाहते थे। एक रणनीति के तहत सुरक्षा बलों को हटा लिया गया था और नक्सलियों का इंतजार किया जा रहा था। विजय कुमार कहते हैं कि चूहा बिल्ली का खेल चल रहा था। इसका मतलब सब पता था कि क्या हो रहा है। 2 हफ्ते से जब यह चूहा बिल्ली का खेल चल रहा था तो रणनीति बनाने वाले लोग इतने शानदार क्यों निकले कि हमारे ही जवान जाकर फंस गए? हिडमा के छिपे होने की सूचना का आधार क्या था? क्या वो इतनी सही सूचना थी, सटीक सूचना थी कि हजारों जवानों को उसमें झोंक दिया गया? इसी इंटरव्यू में गृह मंत्रालय के सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार हिंदू अखबार से कहते हैं कि हाल ही में दक्षिण बस्तर के लिए 5000 केंद्रीय बलों की मंजूरी दी गई है। 2 साल से यह प्रस्ताव अटका पड़ा था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल और गृह मंत्री के हस्तक्षेप से मंजूरी मिली है। कितनी अच्छी बात है। विजय कुमार ही बता रहे हैं कि दक्षिण बस्तर के लिए 5000 केंद्रीय बल चाहिए और 2 साल से यह प्रस्ताव अटका हुआ था। क्या इन 2 साल में गृह मंत्री को पता ही नहीं चला कि धीरे धीरे काम हो रहा है? क्या यही हमारी तत्परता है, काम करने की रफ्तार है? पिछले साल फरवरी में लोकसभा में गृह राज्य मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि 2017 में माओवादी हिंसा की 908 घटनाएं हुई, जिनमें सुरक्षा बलों के 75 जवान मारे गए। 2018 में माओवादी हिंसा की 833 घटनाएं हुई, जिनमें सुरक्षा बलों के 67 जवान मारे गए। 2019 में माओवादी हिंसा की 677 घटनाएं हुई, सुरक्षा बलों के 52 जवान मारे गए। कई बार केवल संख्या से साबित नहीं होता कि नक्सली हिंसा को काबू करने में कामयाबी मिल रही है या गिरावट आ रही है। हिंसा की 900 घटनाएं भी कम नहीं है और 677 घटनाएं भी कम नहीं है।
आप इस मंजर को कैसे बयां करेंगे कि हजारों सुरक्षा बलों को नक्सली तीन तरफ से घेर लेते हैं, ऊंची पहाड़ी पर तैनात हैं और गोली चलाते हैं और उनके हथियार लूट ले जाते हैं और मार देते हैं? क्या आप कह सकेंगे कि नक्सली कहीं से भी कमजोर हुए हैं? 3 फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। रिपोर्टर श्रीनाथ राव ने लिखा है कि महाराष्ट्र में भले ही राज्य में नक्सली हमले में कमी आई है, लेकिन निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में तेजी आई है। इस फर्क को समझिए। गढ़चिरौली, गोंदिया, चंद्रपुर में पिछले 3 साल में नक्सलियों ने काफी नुकसान पहुंचाया है। 2017 में 20 लाख की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि 2019 में यह राशि 8 करोड़ 90 लाख की हो गई। महाराष्ट्र पुलिस के ये आंकड़े हैं। पूर्वोत्तर में मिलिटेंट, मध्य भारत में नक्सल या माओवादी और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी, इन 3 शब्दों का अलग अलग इस्तेमाल होता है। कई बार तीनों के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल होता है। लेकिन हम आपको असम ले चलेंगे ताकि पता चले कि कैसे चुनावी वोट के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करने से बचा जाता है। जहां प्रधानमंत्री उन लोगों से मुख्य धारा में लौट आने की अपील कर रहे हैं जिन्होंने बंदूकें उठा ली और जंगलों में चले गए। असम के चुनावों से संबंधित खबरों में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी वहां की सभाओं में हिंसा के रास्ते पर गए नौजवानों से मुख्य धारा में लौट आने की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उनके लिए ना तो आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ना चरमपंथी, ना उग्रवादी। क्या इस वजह से कि यह आरोप ना लगने लगे कि वोट के लिए मिलिटेंट से मुख्य धारा में लौट आने की अपील कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी असम की सभाओं में जंगल में बंदूक लेकर गए नौजवान कहते हैं, तो कभी वर्ग संघर्ष के रास्ते पर गए नौजवान कहते हैं। और मीडिया ने जब उनकी बयान के बाद यह खबर लगाई तो हेडलाइन में मिलिटेंट ही लिखा। पीटीआई, हिंदुस्तान टाइम्स, ट्रिब्यून, द प्रिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, स्क्रोल ने मिलिटेंट शब्द लिखा। अच्छी बात है कि चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री मिलिटेंट से लौट आने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इस मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। इसी की अनुपस्थिति अखरने लग जाती है। गृह मंत्री अमित शाह इंडिया टुडे चैनल से एक इंटरव्यू में कहते हैं कि बंगाल नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार है। ध्यान से सुनिए, इससे देश की सीमाएं लगी हैं। अगर बीजेपी बंगाल में सरकार नहीं बनाएगी तो देश की सुरक्षा को खतरा होगा। इस बयान से ऐसा लगेगा पहली नजर में कि उग्रवाद की समस्या हर जगह बंगाल के कारण है और वहां बीजेपी नहीं है इसलिए, और उसे दूर करने के लिए बीजेपी का बंगाल में सरकार बनाना जरूरी है। क्या असम में मिलिटेंसी की समस्या बंगाल के कारण है? वैसे सीमा से घुसपैठ रोकने का काम तो सेना और गृह मंत्रालय का है। पूछा जाना चाहिए कि क्या केंद्रीय बलों की यह हालत हो गई है कि उनके रहते राज्य सरकार घुसपैठ करा रही है, मगर पूछा नहीं जाता है। आखिर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से मिजोरम को म्यांमार से आ रहे शरणार्थियों को शरण देने में पीछे हटना पड़ा उस फैसले से, जबकि मिजोरम उन्हें शरण देना चाहता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? सुनिए प्रधानमंत्री के इस भाषण को। इसी 3 अप्रैल का भाषण है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। जिन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्ष संघर्ष में बिता दिए, मुख्य धारा में वापसी के बाद उनका साथ देना हम सभी की जिम्मेदारी है। जो अभी भी किसी कारणवश नहीं लौट पाए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि असम के बेहतरीन भविष्य के लिए, आपके स्वयं के बेहतरीन भविष्य के लिए हिंसा का मार्ग छोड़िए। आत्मनिर्भर असम के संकल्प की सिद्धि के लिए आपकी भी जरूरत है। वैसे तो यह सही तरीका है, लेकिन असम में आप यह नहीं कहते कि हिंसा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, कोई छिप नहीं पाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इसी असम में पिछले साल नक्सलियों से भी मुख्य धारा में लौटने की अपील कर रहे थे। और मैं नॉर्थ ईस्ट में नक्सल इलाके में, जम्मू कश्मीर में अभी भी जिनका बंदूक में, बम में, पिस्तौल में भरोसा है, उनको मैं कहता हूं, आइए मेरे बोडो के नौजवानों से कुछ सीखिए, मेरे बोडो के नौजवानों से प्रेरणा लीजिए, लौट आइए,
वापस लौट आइए, मुख्य धारा में आइए, जीवन जी करके जिंदगी का जश्न मनाइए। यह बताने का मकसद यही है कि किस तरह नक्सली समस्या और आतंकवाद को लेकर हिंदी प्रदेशों को भरमाया जाता है। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को आतंकवाद से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बहुसंख्यक समुदायों को भड़काने और उनका ध्रुवीकरण करने के लिए किया जाता है। उसी तरह नक्सल के नाम पर अर्बन नक्सल का इस्तेमाल आपके दिल में बुद्धिजीवियों के प्रति नफरत भरने के लिए किया जाता है। लेकिन पूर्वोत्तर की हिंसा और मिलिटेंसी को इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि इसके जिक्र से हिंदी प्रदेशों के नेताओं और श्रोताओं में जुनून पैदा नहीं होता है। लेकिन आपने देखा कि प्रधानमंत्री असम में उग्रवादी, आतंकवादी, नक्सल तीनों से हथियार डालने की अपील कर रहे हैं, जीवन में लौट आने की अपील कर रहे हैं। कौन जवाब देगा कि पीएम की पिछले साल की इस अपील के बाद क्या नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए किसी तरह की कोशिश हुई? बातचीत की कोई नीति बनी है सरकार की? आज आप इतना भर कह दें टीवी डिबेट में कि नक्सली समस्या को दूर करने के लिए सरकार को बातचीत करनी चाहिए, तो गोदी मीडिया के एंकर हंगामा करने लगेंगे, झाग निकल आएगा उनके मुंह से। क्या बोडो मिलिटेंसी के कारण हमारे सुरक्षा बल और नौजवान नहीं मारे गए? हजारों की संख्या में। मगर असम में वोट लेना है तो इनसे वापसी की अपील की जाती है। मेरी राय में तो यह अपील कभी भी की जाए अच्छी है। यह खबर 14 मार्च 2021 के इकोनॉमिक टाइम्स में और दूसरी जगहों पर भी छपी है। बोडोलैंड के पुलिस चीफ LR बिश्नोई कहते हैं कि आत्मसमर्पण करने वाला मिलिटेंट का एक दल वापस जंगलों में लौट गया है। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोडोलैंड के M बाथा और उसके 30 साथी जंगल में लौट गए हैं। इनमें से कुछ समर्पण करने वाले हैं तो कुछ नए नौजवान भी हैं। उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं। बाथा का संगठन नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ बोडोलैंड अलग बोडो राज्य की मांग करता है। इसी 30 मार्च का असम के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और बोडोलैंड के पुलिस चीफ का एक और बयान छपा मिला कि प्रधानमंत्री 1 अप्रैल को कोकराझार आ रहे हैं, वहां दौरा है। इस कारण जिले में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मिलिटेंट का एक ग्रुप कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है। इस सिलसिले में पुलिस ने सर्च भी किया है और 3 AK-56 राइफलें बरामद की। क्या इसे लेकर गोदी मीडिया का एंकर चीखने लगेगा कि ऐसे लोगों की वापसी के लिए अपीलें की जा रही हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए चुनौती हैं? इनका जवाब गोलियों से दिया जाना चाहिए, जैसे नक्सली मामलों में डिबेट के दौरान ये एंकर करते हैं। बोडो लोगों की बात सुननी पड़ेगी, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी, जैसा कि प्रधानमंत्री इस भाषण में कह रहे हैं। माताएं बहनें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके बेटे के सपने पूरा करना, इसके लिए हम लगे रहेंगे। आपके बेटों को अब बंदूक न उठानी पड़े, आपके बच्चों को जंगलों में जिंदगी न गुजारनी पड़े, आपके बच्चों को किसी गोली का शिकार न होना पड़े, इसके लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। आपके आशीर्वाद की ताकत से ये होके रहने वाला है। माताएं बहनें, इस तरह के बयान में वैसे कोई बुराई नहीं है, लेकिन हिंसा को दूर करने के तमाम रास्तों में बातचीत और समर्पण का रास्ता जब भी टीवी के डिबेट में पहुंचता है, खासकर हिंदी प्रदेशों के दर्शकों के बीच, उसका रूप कुछ और दे दिया जाता है। नक्सली हिंसा हो या पूर्वोत्तर की उग्रवादी हिंसा या जम्मू कश्मीर का आतंकवाद, इसके नाम पर अलग अलग तरीके से चुनावी शोर पैदा किए जाते हैं। नोटबंदी जैसे बोगस फैसले से इनके खात्मे का ऐलान कर दिया गया था, आपको याद है, मगर कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। बाकी ब्रेक के बाद। चौबीस घंटे में जहां भारत भर में कोविड के 1 लाख से अधिक नए मामले आए हैं, मुंबई में 11,000 से भी अधिक मामले आए हैं। मुंबई में तो रक्त की कमी हो गई है। टीकाकरण और गर्मी के कारण डोनेशन कैंप में महज 20-50 खून की बोतलें ही जुट पा रही हैं। पहले यह संख्या हजारों में हो जाया करती थी। खून की तलाश में मरीज अब रक्तदान शिविरों में पहुंचने लगे हैं कि वहां ब्लड है या नहीं। पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट।
की मार के बीच मुंबई शहर एक बार फिर खून की कमी झेल रहा है। सोशल मीडिया ब्लड की खोज वाले ऐसे संदेश से पटा पड़ा है। ब्लड डोनेशन कैंप में जहां हजारों बोतलें खून डोनेट हो जाया करती थीं, अब 20 से 50 बोतलें ही जुट पा रही हैं। कोविड के डर, वैक्सीनेशन जैसे कई कारण हैं। सब ब्लड ग्रुप की कमी है। रिपीट वही है कि सबसे मेन बाहर गर्मी बहुत है। सेकंड सबसे मेन है तो वैक्सीनेशन चालू है। वैक्सीनेशन देने के बाद 28 दिन ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। बहुत से लोगों की कि जैसा अभी दिन ब दिन थैलेसीमिया के पेशेंट है, सिकल सेल के पेशेंट है, जो बच्चे हैं उनको ब्लड लगता है। ब्लड की हमेशा रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के लिए हमेशा मुंबई में ब्लड डोनेशन कैंप्स होते रहते हैं, लेकिन ये वैक्सीनेशन या कोविड की वजह से बहुत से लोग आगे आके खुल के डोनेट नहीं कर पा रहे। अस्पतालों में ब्लड की कमी को देखते हुए मुंबई के भिंडी बाजार में जायंट ग्रुप ने ब्लड कैंप लगाया, जहां अपने बच्चे के लिए ब्लड की उम्मीद में अजीजा भी पहुंची। मेरा लड़का 18 साल का है, जो कि एक थैलेसीमिया मेजर पेशेंट है, जिसको हर 15 दिन में हमें ब्लड देना पड़ता है। और अभी सेकेंड पैंडेमिक वेव आने की वजह से हमको ब्लड की बहुत दिक्कत हो रही है। तो मेरे बच्चे जैसे और भी हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी में और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ब्लड नहीं मिल पा रहा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी सिटीजन से कि प्लीज ब्लड डोनेट करें। इम्तियाज भी बताते हैं कि अपनी मां के लिए 4 दिन भटकने के बाद ओ पॉजिटिव ब्लड मिल सका। मेरी अम्मी जो हबीब हॉस्पिटल में एडमिट थे और 10 दिन से एडमिट है, उनको ओ पॉजिटिव खून की ज़रूरत थी, लेकिन वक्त पे वो मिला नहीं। बाद में हॉस्पिटल ने इंतजाम किए है, लेकिन हम लोग 3-4 दिन बहुत भागम दौड़ी की है, लेकिन कहीं से अरेंजमेंट नहीं होता था। तो हबीब हॉस्पिटल ने कहीं से अरेंजमेंट किया 4-5 दिन की वजह से। तो वैसे भी बॉम्बे में खून की बहुत कमी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री की अपील के अलावा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने भी हाल में ही रक्तदान कर लोगों से सोशल मीडिया पर ब्लड डोनेट करने के लिए गुजारिश की है। बढ़ते मामलों के साथ अब बीते साल की तकलीफें भी लौटने लगी हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।